टैलेंट के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम टैलेंट टॉक्स में बात करेंगे टैलेंट के एक पूर्ववर्ती छात्र डॉक्टर हिमांशु रंजन से। मैं बता दूं कि कालिंगा यूनिवर्सिटी से बीडीएस किए हैं और वर्तमान समय में अपना निजी क्लिनिक इन्होंने खोला है एक नवलपुर विक्रम मोड़ पे, और पहले से इनका एक क्लिनिक चल रहा है पालीगंज में। आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने ये यात्रा को तय किया, मेडिकल की पढ़ाई किस तरह से किया। मैं बता दूं कि ये 2004 से 8 के बीच में टैलेंट में पढ़े थे, और हम अब मिलाते हैं आपको इन्हीं से। हिमांशु, आपका स्वागत है। ये डॉक्टर बनने का और वो दांत के डॉक्टर बनने का ख्याल कैसे आया? नहीं, एक्चुअली बात क्या है कि जब हम छोटे थे तभी से एक सपना था कि ये डॉक्टर बनना है। हमारे एक फैमिली डॉक्टर थे, डॉक्टर रामानंद नौबत। तो उन्हीं के पास जब कोई घर के परिवार जाते थे दिखाने तो उनको देखते थे, स्टेथो लगा के वो चेक करते रहते थे। तो सबसे पहला जो नींव था दिमाग में कि डॉक्टर बनना है, वो वहीं से शुरू हुआ। जब हमने देखा कि वो बड़ा अच्छा लगता था, कान स्टेथो लगा के सांस आला लगा के। तो एक बच्चे के दिमाग में जो पहला जो किसी चीज का बीज जो है ना, उसी जगह से हुआ कि हमको डॉक्टर बनना है। कैसे बनना है, क्या बनना है, वो जैसे जैसे एज बढ़ते गया धीरे धीरे उसके प्रति थोड़ा बहुत मतलब सीरियसनेस जो है वो बढ़ता गया, लेकिन बचपन में जो फर्स्ट थॉट था वो उसी जगह से आया। मैं बता दूं कि ये ऐसे अक्सर देखा गया है कि लोग डॉक्टर बनते हैं या इंजीनियर बनते हैं या कोई भी क्षेत्र जो चुनते हैं, उसके बाद वो शहरों में रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि शहरों में ही ज्यादा पैसा भी है। ये कारण है कि शहरों में ज्यादा पैसा है और लोग वहाँ काम भी करना चाहते हैं क्योंकि आधुनिकता वगैरह जो भी सुविधाओं के कारण। लेकिन आपने ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हैं आप, और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने के बाद आपने अपने कार्य क्षेत्र कर्मभूमि के रूप में गाँव पर ही। देखिए, अभी के टाइम में क्या है, शहरों में सारी व्यवस्थाएं एक अच्छे पोजीशन पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन गांव में इन सब चीजों का काफी अभाव है। और अगर हम गांव के लोग ही गांव में रहना पसंद नहीं करेंगे तो फिर यहाँ रहने कौन आएगा? बाहर के लोग तो यहाँ नहीं आएंगे। तो वो भी एक सबसे बड़ा रीजन था। और मतलब गांवों में क्या है कि लोग इसके प्रति जागरूक नहीं है, और डेंटल ट्रीटमेंट में या फिर डेंटल पेशेंट्स जो है उनके में जो भी बीमारी होती है वो इनके मतलब गैर जिम्मेदाराना जो उन लोगों का स्वभाव के प्रति कुछ सीरियस नहीं इसको लेते हैं। तो इस वजह से मैं सोचा कि अगर शुरू करना ही है तो अपने घर से ही शुरू करना सबसे पहला है, क्योंकि अगर आपका घर ही खराब रहेगा, आप बाहर दूसरों को ठीक करते रहोगे तो फिर इस चीज के लिए तो आपने डॉक्टर नहीं की। दो क्लिनिक है, वो कहाँ पे? मैं बता दूं कि एक तो इनका हाल फिलहाल में एक क्लिनिक खुला है नवलपुर विक्रम मोड़ के पास स्माइल डेंटल केयर, और एक क्लिनिक पालीगंज में है शायद जी। वहाँ पे 4 सालों से मेरा क्लिनिक है, इसमें 4 सालों से मैं वहाँ पे हूँ, और अभी तो नया ये 3-4 महीने पहले शुरुआत हुई है। धीरे धीरे करके मैं यही चाह रहा हूँ कि जो लोगों को थोड़ा जागरूक बनाऊं इसके प्रति, क्योंकि देखिए दांत जो है हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट अंग है। डाइजेस्टिव सिस्टम का अगर पाचन तंत्र जो है, पाचन तंत्र का शुरुआत हम लोग का यहीं से होता है। कुछ भी है चबा के ही खाना है हम लोगों को। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर तो कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो बेहतर है कि सबसे पहले इसको हम लोग अच्छे से ध्यान देके ठीक से रखें, और मेरा वही मोटो है कि जितना हो सके मैं लोगों को इसके प्रति जागरूक करूं, और इसी के लिए मैं अपने क्षेत्र में आया हूँ। इसीलिए किसी बड़े शहर में जाना नहीं चुना नहीं। आपका, मुझे जहाँ तक पता है, आपका ननिहाल औरंगचप में है। जी जी। कभी ऐसा नहीं होता है कोई मामा जी आ गए रिलेशन में या नाना जी की, तब भागना दांत कवरवा लिए गए, जो भागना तब पैसा मुझे पैसा लगाए हो, कभी ऐसा नहीं हुआ? बहुत बार हुआ है, और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर देखिए कुछ लोगों का होता है जिनका हक होता है आपने, और आप ना मतलब हमने पढ़ाई की, हमने कुछ भी किया, हम डॉक्टर बने, तो देखिए डायरेक्टली हर कोई थोड़ा बहुत तो आपसे अपना फेवर लेने के लिए आएगा नहीं आएगा, और हम फेवर देने के काबिल हैं तभी तो कोई हमारे पास फेवर देने आ रहा है। थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन
कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मरीज है और दांत उठाने के लिए कहा, कोई दांत उठाने के लिए कोई और कह रहा है, कोई और दांत उठ गया, ऐसा नहीं जनरली होता है, क्योंकि देखिए हमारे फील्ड में क्या है ना, डायग्नोसिस जो होता है किसी भी बीमारी का, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपने डायग्नोसिस अच्छे से कर लिया, और दांत का क्या है ना कि दांत में रेफर्ड पेन होता है, जो पेशेंट आएगा वो बोलेगा कि मेरा एक पूरा हिस्सा ही दर्द कर रहा है। दांत का रेफर्ड पेन का मतलब क्या होता है कि दर्द आपको यहाँ होगा लेकिन यहाँ भी फील होगा, समझे। इसी चीज के लिए डायग्नोसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप पहचान कर पाए कि किस चीज में, किस दांत में, किस में मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए तो पेशेंट को मतलब फायदा होगा, ठीक है। तो डायग्नोसिस जो है वो किसी भी फील्ड में, मेडिकल के आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, जनरल मेडिसिन हो, किसी फील्ड में डायग्नोसिस सबसे प्रॉपर मतलब वही है। ईटियोलॉजी मतलब हमारा जो बीमारी है किसकी वजह से है, अगर वो नहीं पता चल पाएगा तो कुछ भी करते हैं पेशेंट ठीक नहीं होगा। जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर हैं उनका डायग्नोसिस ही सबसे अच्छा होता है। वो कुछ का सुनते हैं ना कि सामने से दिखाई दिए, देखते ही पहचान गए कि डॉक्टर साहब इनको ये हुआ है, उनको वो हुआ है, तो सब वही है, डायग्नोसिस है। डायग्नोसिस के लिए आपको बहुत सारी चीजों को एक साथ मिला के देखना पड़ता है, तब ये होता है। हिमांशु, मेडिकल क्षेत्र में आज भी जहाँ तक भारत जैसे देश में सुविधा जो, या गांव में खास करके आपने गांव में चुना है, बहुत अच्छा लगता है सुनकर और जानकर भी। आप टैलेंट में पढ़े हैं और हम आपको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, तो सबसे अच्छा यही लगता है कि आपने गांव चुना अपने कार्य के लिए। सबसे बड़ा चीज हमको ये लगता है कि आज भी मेडिकल क्षेत्र में, दांत के क्षेत्र में तो खास करके, वो तो आप पहले भी बोले कि जागरूकता की कमी है, तो मेडिकल क्षेत्र आम जनों तक पहुंचे, इसके लिए या मेडिकल क्षेत्र में क्या सुधार करने की जरूरत है कि ये आम जनों तक पहुंच सके, ताकि इसके प्रति लोग और सुविधा अच्छे ढंग से मिल सके। ये सरकार ने व्यवस्थाएं तो काफी की हैं, लेकिन अब हर चीज का एक लूपहोल होता है, समझे। तो व्यवस्थाएं तो इतनी आते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टरों की बहुत कमी है। अभी डेंटिस्ट का जो नया, अभी तो 35 ईयर्स के बाद नया वैकेंसी निकला, लेकिन ये परमानेंट इधर हाल ही फिलहाल में हुआ है। तो बहुत सारे जगह पे डॉक्टर साहब लोग का जो डेंटिस्ट है, डेंटल सर्जन है, उनका भी बहाली हुआ। लेकिन अब हमारा क्या है ना कि मैं एक बार दिखाना चाहूंगा कि हम लोग को किसी भी तरह का इलाज करना होता है तो इस तरीके का एक प्रॉपर सेटअप चाहिए होता है, तभी हम लोग इलाज कर पाते हैं, अच्छा इलाज कर पाते हैं। तो जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर या फिर CHC में जितना भी पोस्टिंग हुआ है, वहाँ पे इस तरीके की कोई व्यवस्था है ही नहीं, तो डॉक्टर इलाज कैसे करें, समझे। तो जो बेसिक नेसेसिटी है वही नहीं पूरा है, तो उससे पूरा कैसे, मतलब बाकी डेंटल के क्षेत्र में बाकी जो है हमारे ये क्या कहते हैं, देश का एक दुर्भाग्य है कि हमारा क्वैक्स जो है, क्वैक्स मतलब झोला छाप जो बोलते हैं, वो बहुत भारी मात्रा में चारों तरफ से भरे हुए हैं। तो उससे किसी भी डॉक्टर को कोई नुकसान नहीं हो रहा है कि हमारे पास पेशेंट नहीं आ रहा है, ये सब बात नहीं है। उससे जनता का, पब्लिक का नुकसान हो रहा है, क्योंकि हर दूसरा आदमी यहाँ एक डॉक्टर है, अपनी नजर में, समझे। आप किसी के पास जाइएगा, ये नहीं खाओ वो खाओ, किसी पे भी सीधे क्वेश्चन कर देते हैं। एक इंसान है जिसने 5 साल पढ़ाई की, 5 साल पढ़ाई करने से पहले भी उस मतलब कॉलेज में जाने के लिए, मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए उसने इतना मेहनत किया है, पूरा बचपन से लेके 12th तक का पूरा मेहनत जो है वही जाके ये होता है। एक दिन का नहीं है कि 12th में पढ़ लिए और ये बेसिक आपका ठीक रहेगा तब तो आप आगे जाके वो निकाल पाओगे। इतना पढ़ा लिखा आदमी अगर आगे चल के कुछ आपको बोल रहा है, कुछ समझा रहा है, आप उसको ऐसे ही जज नहीं कर सकते हो, समझे। यहाँ पे हर दूसरा आदमी है आपको जज करना शुरू कर देता है, तीसरा आदमी है डॉक्टर है। तो सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और सारी चीजें सरकार को भी नहीं छोड़नी चाहिए, तो सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है। हम भी अब पढ़े लिखे हैं, अगर कोई 12th तक पढ़ा है तो एक चीज उसको ये देखना चाहिए, कहीं भी अगर किसी डॉक्टर के पास जा रहा है तो आपके पास डिग्री है या नहीं। क्योंकि 2-3 डिग्रियां हैं वही है, MBBS है, MD है, MS है, BDS है, MDS है, BUMS है, BHMS है, जो होम्योपैथी हो गई, यूनानी मेडिसिन वाले हो गए, BAMS आयुर्वेदिक वाले हो गए। इसके अलावा बाकी जितनी डिग्रियां हैं, अगर आपको लगे कि हमको कुछ इसमें शक कर रहा है, गूगल है, आप गूगल पे करके देख सकते हैं इस डिग्री में कोई मतलब भी है या नहीं है। ऐसे ही किसी के यहाँ घुस नहीं जाना है, उसके लिए कोई गवर्नमेंट तो नहीं आएगी ना, उसके लिए तो हम आप
अगर जिम्मेदारी लेना शुरू करें नहीं हमको किसी अच्छे जगह पे जाकर दिखाना है। अभी क्या होता है कि किसी झोला छाप के पास आप देने का वो 50 रुपए में आपका काम कर दे रहा है, फिलहाल के लिए आपको राहत मिल रहा है, लेकिन वो फिलहाल राहत आपको कितना आगे जाके दिक्कत करेगा वो आप नहीं समझ, वो बात है। तो जैसे सरकार की जिम्मेदारी है वो पीछे रह गए, झोला छाप को इतना बहुत भारी स्तर पे हर जगह की है। और लेकिन नागरिकों की भी जिम्मेदारी है, पढ़े लिखे लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम इस तरफ थोड़ा बहुत ध्यान दें। और सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वहाँ वो लोग इसलिए बैठे हैं क्योंकि वहाँ और डॉक्टर नहीं है। सरकार की भी जिम्मेदारी है वैसे अच्छी जगहों को चिन्हित करें, वहाँ पे पोस्टिंग करें। और हमारे सोसाइटी की क्या जिम्मेदारी है कि हम उस जगह पे ही जाए जहाँ पे डॉक्टर बैठता हो, तभी एक प्रॉपर इलाज होगा, तभी आप सुखी रह पाएंगे और आगे भी चल के आपको कोई सही बात है। स्वास्थ्य सबसे अच्छा। हमको मुझे ये जानना है कि जब एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का बच्चा मेडिकल के लिए सोचता है और मेडिकल क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता है, तो उसको जैसे आपको भी उन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, आप अच्छे ढंग से इसको बता सकते हैं, तो क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, जब मैंने पढ़ाई की थी तो मैं तो हिंदी मीडियम से था। हाँ, सबसे बड़ा बात यही है। 2008 में मैंने मैट्रिक किया, यहाँ पे पढ़ने में ठीक ठाक स्टूडेंट था। तो उस समय क्या था हमें कि लगता है कि मतलब बस इतना ही है, क्योंकि उतना पता नहीं होता है आगे चल के और 12th में क्या क्या सिलेबस है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। उसके बाद जब आगे गया 12th में पटना गया तो वहाँ पे एनसीईआरटी की बुक्स चलती है, बायो बुक्स, फिजिक्स, सब चीज, मतलब जो आपका मेन बुक है वो एनसीईआरटी है, उसको पढ़ाने के लिए बाकी बहुत सारी बुक्स होती हैं। तो बाकी सब तो चलिए फिजिक्स में कुछ उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन बायो में आपको पूरा टेक्स्ट पढ़ना होता है, उसमें सिर्फ रिटन नहीं, वही सब रट्टा मारना होता है, पढ़ना होता है, समझना होता है। फिजिक्स वगैरह में तो थोड़ा मैथ भी हो जाता है, उसमें केमिस्ट्री में मैथ हो गया, बाकी केमिस्ट्री में भी हो गया, बॉन्ड बनाना होता है, तो सब कुछ चलिए थोड़ा ये है। बायो में क्या होता है कि सिर्फ इंग्लिश, और वो भी एनसीईआरटी का लैंग्वेज जो है वो बहुत टफ होता है, खास करके जो हिंदी मीडियम से इंग्लिश को शिफ्ट किया। तो बड़ा फनी है स्टोरी मेरा। जब मैं शुरू पटना गया तो एनसीईआरटी की बुक्स ली, तो जैसे हमने क्या है ना कि जब 8, 9, 10 में हमने वृद्धि पढ़ा है तो वहाँ जाके ग्रोथ बन गया, ठीक है। वैसे ही बहुत सारी चीजें थी जो मतलब पढ़ा तो है हमने, लेकिन वो इंग्लिश में नहीं पढ़ा है। तो शुरू में तो थोड़ा डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, तो फिर शुरू में समझ में नहीं आ रहा था, तो हम गांधी मैदान गए, वहां से एक डिक्शनरी थी, आप लोग भी ऐसा क्या? तो एक डिक्शनरी खरीदा। और उससे पहले क्या हुआ, जब एनसीईआरटी पढ़ा तो कुछ समझ में नहीं आया, बहुत लैंग्वेज थोड़ा ये है। हिंदी मीडियम से जो लोग जाते हैं उनके लिए होगा, इंग्लिश में पढ़ते हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं वो बुक बंद करके रखा, तो 1 महीने में खोलने की हिम्मत ही नहीं। इसके बाद बड़ा हिम्मत जुटा के गांधी मैदान से जाके एक डिक्शनरी लेके आया, फिर धीरे धीरे करके अंडरलाइन करके, मेरा अभी बायो का बुक्स कभी होगा दिखाएंगे, उसमें हर एक वर्ड के नीचे रेड से मार्क करके साइड में उसका हिंदी लिखा हुआ। मैंने ऐसे करके शुरू किया और बहुत टफ था वो चीज, इतना आसान नहीं होता है उस चीज के लिए, मेडिकल क्षेत्र के लैंग्वेज जी। और उसमें बहुत मतलब आपको बड़ा सब चीज याद रखना पड़ता है, नाम होगा, बहुत सारा चीज होगा याद रखता है। तो ये सब चीज था, उसको धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत मेहनत किए, बहुत है। और अभी के लोगों के लिए तो बड़ा, हम बस एक ही बात बोलेंगे कि किसी भी चीज के लिए स्कूलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अब के टाइम में एकेडमिकली हम लोग का क्या था कि हम लोग के टाइम में जो बेस्ट हो सकता था हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए किया। उस समय इतने अच्छे स्कूल भी नहीं थे और बाकी जो थे बहुत दूर थे, ये सब अभी सब हो गया है। बेस जो है वो धीरे धीरे लोगों का उन लोग के लिए आसान हो जाएगा ना। सोचिए ग्रोथ में वृद्धि पर मतलब पढ़ने में थोड़ा सा वो शिफ्ट करने में दिक्कत हो रहा है, इतना बेसिक चीज में, तो बाकी चीजों में और दिक्कतें आती होंगी। तो एक बार बेस जिसका ठीक रहता है तो उसके लिए अब तो बहुत इजी हो गया। और फिर नीट हो गया, एक एग्जाम हो गया, तो थोड़ा बढ़ा भी है पॉसिबिलिटी, लेकिन कंपटीशन भी बहुत बड़ा है। हम लोग के टाइम में बहुत सारा एग्जाम होता था, तो एग्जाम देते देते ही 2 महीना निकल जाता था, इधर जाओ ये करके। तो अभी थोड़ा अगर स्कूल लाइफ से ही कोई अगर चाहे
धीरे धीरे करके कर सकता है, हम लोग कर सकते हैं हिंदी मीडियम से जाके, तो बाकी लोग के लिए तो मेहनत से बहुत संभव है। अच्छा है। मुझे जहाँ तक पता है 2004 से 8 के बीच में आपने टैलेंट में पढ़ा और ये जर्नी आपने शुरू किया। अभी बता रहे हैं कि इतनी सारी चुनौतियां हैं मेडिकल क्षेत्र में जब हम तैयारी करें, स्वाभाविक है यदि ये मेडिकल कॉलेज में जाने के पहले की चुनौतियां हैं, मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद और दूसरी चुनौतियां सामने खड़ी थी। तो इन चुनौतियों के बीच कहीं ऐसा लगा कि टैलेंट में पढ़ने का क्या फायदा लगता है आपको या लगा? जी, मैं विशेष रूप से बताना चाहूंगा क्योंकि उस टाइम में क्या था ना कि इंटरनेट इतना इजी नहीं था, तो किसी चीज के लिए जानकारी जुटा पाना और साइबर कैफे वगैरह भी इधर उतना कुछ था नहीं। तो हमारे यहाँ टैलेंट में तो TOQC हर बार टैलेंट कॉन्टेस्ट होता है। उसमें क्या होता है कि हमारे बीच के जो पढ़े हुए सीनियर्स थे वो लोग आगे गए हैं, उन लोगों को बुलाया जाता है। फिर पटना से कुछ टीचर्स लोग आते थे, तो वो लोग जब आते थे तो कुछ कुछ बातें उसमें भी पता चलती थी। फिर मनीष सर जो है वो तो मतलब ये सब मामले में बड़ा ये है, वो हर चीज के बारे में बड़ा इलेबोरेट करके बताते थे वो सब चीजों को। तो वो सब चीजें तो हुई। फिर पटना आगे पढ़ने जाना है, कहाँ पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसमें भी सर लोगों ने काफी हेल्प किया क्योंकि हम लोग को कुछ पता था नहीं, कभी घर से बाहर आने का कुछ एक्सपीरियंस था नहीं। और टैलेंट में क्या है ना, जब TOQC में वो लोग आते थे ना तो लगता था कि अरे यार हमारे बीच के ये गए हैं, जब ये लोग IIT कर सकते हैं, NIT कर सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? हम लोग के बीच में भैया लोग पढ़ के गए हैं, हम लोग क्यों नहीं हो सकते हैं? तो एक चीज है, जब छोटा था ना 2004 में, 2004 से तो टैलेंट में आया, लेकिन उससे पहले मैं टैलेंट में जाता था TOQC में गाना गाने, जब तक मैं एडमिशन नहीं हुआ था। मुझे याद है कि 2004 या 5 में मैं टैलेंट क्विज कॉन्टेस्ट में चुनाया था, तो आपको गाना गाते हुए मुझे देखा था, मुझे याद है। तो मैं 2003 से ही जा रहा हूँ टैलेंट में, 2003 या 2002 से ही, ठीक है, बहुत पहले से जा रहा हूँ। तो वहां जाने पे क्या था ना कि मतलब स्टेज पे आपको बुलाया जा रहा है ना, तो एक अलग करिश्मा होता है वहाँ पे, इतने लोग आपको खड़ा होकर देख रहे हैं, आपके लिए ताली बजा रहे हैं। तो मैं तो गाना गा के ताली बजवाता था, लेकिन जब देखता था मैं बाकी लोग किसी को प्राइज दिया जा रहा है, कोई अच्छा किया है, नहीं स्टूडेंट, तो एक दिमाग में मेरा भी था, मेरा TOQC में कोई मेरा क्विज इतना अच्छा नहीं था, ठीक है, उतना अच्छा नहीं था, तो स्टेज पे जाने का उस तरीके से मौका मिला नहीं। तो एक चीज था कि मतलब अब इधर से तो नहीं जा पाए, अब कुछ अच्छा करने के हमको भी बुलाया जाए टैलेंट में। और पिछले लगता है कि 2 साल पहले और लगातार आप 2 साल से बीच में आ भी रहे हैं और आप बच्चों को प्राइज दे रहे हैं। तो वो एक जैसे डॉक्टर बनने का सपना था ना, वो भी एक चेकलिस्ट में था बचपन से कि टैलेंट कॉन्टेस्ट जब होता है तो उसके स्टेज पे मुझे जाना है, ठीक है ना? नहीं, बहुत सही उसमें टैलेंट का तो बहुत ये रहा है। देखिए उस टाइम में, जिस टाइम में जब इंटरनेट वगैरह नहीं था, सब कुछ इतना अभी के लोग नहीं समझ पाएंगे वो सब फीलिंग को, कि वो सब फील करना क्या होता है। तो अब से बड़ा इजी हो गया ना, कुछ भी इंटरनेट पे आप चेक करके पता कर सकते हो क्या है। हम लोग टाइम में ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग टाइम में था कि अगर राजीव सर ने ये बात मुझे बताया तो मैं मान लूंगा क्योंकि सर ने सही बात बताया, और सर लोग सही बात बताते ही हैं। उस समय का इंटरनेट आप ही लोग थे, तो हमारे टीचर्स लोग थे, वही लोग हमारे इंटरनेट थे, वही लोग बताते थे ऐसे करना है वैसे करना है। और टैलेंट में बहुत सारे टीचर, मनीष सर हो गए, मुकेश सर हो गए, दोनों मैथ पढ़ाते थे, इंग्लिश पढ़ाते थे, प्रेम सर हो गए, मंजू सर हो गए, अमर सर हो गए, राजीव सर हो गए। अब कोरोना काल में चला, अभी कोरोना खत्म हुआ है, कोविड-19 का भी सेकेंड स्टेज शुरू हुआ है, फिर भी आप अपना क्लिनिक खोले हुए हैं और खास करके मुंह और नाक से ही कोविड का जहाँ संक्रमण होता है, लेकिन फिर भी आप इस काल में भी और इस दरमियान भी मरीज को देखते हैं। इसीलिए क्या सुरक्षा है, घर से कोई नहीं बोलता है कि हम लोगों के लिए इतना खतरा है कि इतना टेंशन, फिर भी आप समाज को जी घर से तो है, मतलब आप कितने भी डॉक्टर बन रहे हो, कुछ बन रहे हो, घर पे आप बच्चे हो, तो वो चीज तो होता है। टीवी पे न्यूज लोग आजकल देखते हैं वो सब चीज, तो सब लोग डरे रहते हैं। तो बात है कि घर पे बैठने के लिए तो पढ़ाई की नहीं है, कुछ सेवा करने के लिए ही तो आए हैं इस फील्ड में। और ज्यादा प्रोटेक्शन ये करने का रहा तो हाँ, मैं PPE ये सब यूज करता हूँ, और फिर फेस शील्ड हो गया, माउथ मास्क, ग्लव्स, ये सब तो जनरली भी डेंटिस्ट लोग पहले भी यूज करते थे। अभी के टाइम में थोड़ा PPE किट यूज करना शुरू कर दिए हैं सर्जन ग्राउंड, ये सब अपना खुद से जितना हो सके उतना बचाओ। मैं कल देखा था, काफी बिजी थे तो देख रहा था मैं। जी, तो वो सब मतलब खुद को थोड़ा बहुत तो बचा के हैं। और अभी
कोविड का जो है दोनों डोज हाल ही फिलहाल में मैंने ये ले लिया वैक्सीन जो है। तो बाकी तो गवर्नमेंट जब कह रही है तो अच्छी चीज ही है। मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, अगर किसी को मौका मिले कोविड का वैक्सीन लेने का तो जरूर ले। मैंने दोनों डोज लिया है, कुछ साइड इफेक्ट नहीं होता है। आप भी ले सकते हैं। तो मुझे ये कहना है कि स्वास्थ्य के प्रति तो ग्रामीण लोग इतना जागरूक नहीं होते हैं, तो पैसा एक कारण हो सकता है या मेडिकल सुविधा का कारण हो सकता है, जो भी कारण हो। और दांतों के प्रति तो और ज्यादा लोग मैंने सीरियस नहीं लेते हैं। दर्द हो रहा है तो दवा खा लिए या फिर कुछ ऐसे ही उपाय घरेलू नुस्खा जो है वो अपना लिए। दांतों के सही देखभाल के लिए इस तरह से ब्रश किया जाए, कैसे स्वस्थ रखा जाए, उसका क्या एक प्रॉपर वे है। मैं चाहता हूँ कि दांतों को स्वस्थ रखने का कुछ आप बताएं। देखिए अभी के टाइम में क्या है ना कि लोगों को लगता है कि डेंटल ट्रीटमेंट बहुत महंगा होते जा रहा है, क्योंकि रूट कैनाल हो रहा है, उसके कैपिंग हो रहा है, ये सब चीजें। तो आपका गैर जिम्मेदार जो रवैया है ना वो आपकी चीजों के कॉस्ट को बढ़ा रहा है। क्योंकि डेंटल ट्रीटमेंट के लिए कोई नहीं आता है, डेंटल चेकअप के लिए कोई नहीं आना चाहता है तब तक जब तक कि उनका बहुत सीवियर न हो जाए। सबसे लास्ट पोजीशन में डेंटिस्ट के पास लोग आते हैं, मतलब दांत एकदम जो खराब हो चुका है तब आएंगे। उससे पहले क्या है, गांव में कुछ मेडिसिन खा लिए, कुछ किसी दवाई दुकान से खरीद खा लिए, बाकी जो कोई भी बता दिया वो खा लिए। तो डेंटल ट्रीटमेंट जो है ना महंगा नहीं है, लोग उसको महंगा बना देते हैं, समझे। हर 6 महीने पे आपको एक बार डेंटल चेकअप कराना चाहिए, ठीक है। डेंटल चेकअप से क्या होगा कि आपका वो सारी चीजें जो अभी स्टार्ट हो रही है, खास करके जो युवा लोग हैं, दांतों की बीमारी तो इतना लगातार बढ़ा है। दांतों की बीमारी बढ़ा नहीं है। देखिए हम लोग का लाइफस्टाइल इतनी तेजी से चेंज हो रहा है ना, अब हम लोग सीधे नॉर्मल फूड से फास्ट फूड की तरफ चेंज हो गए। हमारे जितना भी खाना आ रहा है हम लोग के पास, जितनी भी सब्जियां आ रही है सब में पेस्टिसाइड हो रहा है, छिड़काव हो रहा है, बाकी भी बहुत सारा केमिकल हर चीज में मिलावट की वजह से बहुत सारी कारणों से हो रही है। तो कहीं ना कहीं वो सारा चीज का इफेक्ट आपका पहला जो है, जब खाना खाते हैं तो आपके दांतों से ही उसका इंटरेक्शन होता है, तो उस पर ही तो सबसे फर्स्ट इफेक्ट होगा। इस वजह से दांतों की तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गई है और लोग ध्यान देते नहीं है, लोग ब्रश भी नहीं करते हैं। मैं तो डेली देखता हूँ, गाँव का इलाका है, लोग इतने मतलब खराब उनका ओरल हाइजीन होता है, इतनी गंदगी मुंह में भर के कैसे रह सकता है, मतलब देख के बड़ा आश्चर्य होता है। तो डेंटल ट्रीटमेंट का जहाँ तक सवाल रहा, तो हर इंसान को क्या चाहिए कि हर 6 महीने पे एक बार आके अपना डेंटल चेकअप कराए। कुछ नहीं, डॉक्टर साहब मेरा डेंटल चेकअप कर दीजिए कि मेरे दांतों में कुछ है तो नहीं। ग्रामीण परिवेश में एक सबसे बड़ा चीज है, मैं बड़ा एक बता रहा हूँ, फनी चीज है। यहाँ के लोगों का क्या है कि अगर मैंने कोई टेस्ट लिखा तो इन लोगों को डर लगता है कि हम अगर टेस्ट कराएंगे तो वो चीज निकल जाएगा। वो चीज खुद से निकलेगा नहीं, आपके बॉडी में वो चीज है, आपके दांतों में वो चीज खराबी है, तभी डेंटिस्ट के पास आप आइएगा तो वो बताएंगे। ऐसा नहीं है कि वो एकदम से डेंटिस्ट के पास आए, हमने कुछ मंत्र मार दिया और आपके दांतों में कैविटी हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, समझे। तो प्रॉपर डेंटल केयर जो है वो तभी हो सकता है जब आप 6 मंथ में किसी डेंटिस्ट के पास विजिट करें प्रॉपर डेंटल चेकअप कराने के लिए। कभी भी ब्रश जो है, ब्रशिंग आप 2 से 2.5 मिनट ही करना है। यहाँ लोग 15-15 मिनट दांत को घिसते रहते हैं कि मेरा दांत चमक जाएगा। हमेशा कभी भी अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश का यूज करें, सॉफ्ट ब्रश यूज करें। उसके बाद सुबह भी ब्रश करें, रात को खाने के बाद भी ब्रश करें और हर 2-3 महीने पे ब्रश चेंज करें। और टूथपेस्ट जो है अच्छा वाला टूथपेस्ट यूज करें, ढंग का टूथपेस्ट यूज करें, यही है। और फिर बाकी तो अगर इतना काम ही कोई करना शुरू कर दे ना, मैं 4 सालों की प्रैक्टिस में हूँ, मुझे आज तक याद नहीं कि कोई एक इंसान भी ऐसा आया हो जिसने बोला हो सर मेरा थोड़ा डेंटल चेकअप कर दीजिए। अभी कुछ शुरू हुआ है, क्योंकि स्कूल्स जो है वो लोग हर स्टूडेंट का कराना शुरू किए हैं कि मेरा डेंटल चेकअप बच्चे का होना चाहिए, साल में एक बार डेंटल चेकअप होना चाहिए। तो स्कूल के बच्चे थोड़ा बहुत आते हैं, नहीं तो यंग लोग या फिर ओल्ड एज के लोग या फिर जो भी है वो सब लोग आपके पास तभी आएंगे जब उनका बहुत ज्यादा खराब कुछ हो गया, ये चीज।